हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीटेट के एक नए टॉपिक के साथ जो आपके सिलेबस में दिखाई पड़ रहा है, भाषा एवं चिंतन, जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। भाषा एवं चिंतन, भाषा क्या होती है और चिंतन क्या होता है, सीटेट में किसी से पूछना नहीं है, जानना नहीं है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हमने उस टॉपिक को चुना है कि भाषा एवं चिंतन, जो दोनों इकट्ठे कंपैरिजन के करते साथ चलेंगे कि भाषा क्या होती है और चिंतन क्या होती है। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं भाई। भाषा, लैंग्वेज जिसको कहते हैं, भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? तो कहा जाए एक तरह से कि भाषा क्या होती है, तो यह विचारों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? यह विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को हम भाषा कहते हैं। हमको कोई अपनी बात कहनी होती है तो आपसे किस भाषा में बात कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ जवाब जा रहा है जिसको आप समझ रहे हैं। मतलब भाषा का मतलब हम जो बोल रहे हैं वही चीज़ें आप समझ रहे हैं, वही हमारे लिए अभिव्यक्ति है, वही विचार है, वही कोई हम आपसे कह रहे हैं कि और लोगों को चैनल के माध्यम से जोड़ लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करवा दीजिए। ये क्या है? आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना। सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब ही समझ रहे होंगे। तो यही चीज़ें हैं कि जो हम बोल रहे हैं, क्या चीज़ें वो आप वो वही चीज़ें समझ रहे हैं, तो वही भाषा है, वही विचारों की अभिव्यक्ति। हमको बहुत सारी बातें कहनी होती है, लोगों के बीच कहनी होती है, तो क्या होता है, हम अपनी भाषा के माध्यम से ही, चाहे 100 लोग खड़े हों या चाहे एक भी लोग न खड़े हों, हम पेपर के माध्यम से, पेपर में अपनी भाषा को लिखते हैं ना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं ना, लेखनी के द्वारा अपने विचारों को पेन के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, और लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से वो चीज़ों को जानते हैं। तो वही भाषा की अभिव्यक्ति है, वही भाषा होती है। इसमें कहा जाता है जो भाषा की अभिव्यक्ति होती है वही पशुओं से मनुष्य को अलग करती है। जो भाषा की अभिव्यक्ति होती है भाई, पशु अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है ना। पशु की भाषा तो हमको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, वो चीज़ें आप समझ रहे हैं। यही अभिव्यक्ति, यही भाषा हमको पशुओं से अलग करती है। अगर पशु भी हमारी तरह ही बोलते कि जैसे हम बोल रहे हैं, तब हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। बस विचार वो भी पशु भी दे सकता था, ये नहीं क्योंकि जो लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, चाहे किसी प्रकार का अपंग है, चाहे बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ है, वो विचार नहीं दे सकते। हर मनुष्य प्राणी जो है वो अपना विचार दे सकता है। विचार किस रूप में? भाषा के रूप में। तो लेकिन यही बातें पशु नहीं कर पाते, वो विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। बस अपनी भाषा में वो बोले जाते हैं, उन्हीं की जो ट्यूनिंग होगी वही समझते होंगे। हम जो उसको ट्रेन करके तैयार करते हैं, ट्रेंड करते हैं, वो बस आपको कुछ समय के लिए समझ में आती है, लेकिन पूरी तरह पशुओं को नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनमें विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। उनकी भाषा अलग होती है और आपकी भाषा और हमारी भाषा अलग होती है। तो ये बात होती है। और कहा जाता है कि भाषा का संबंध है सभ्यता व संस्कृति से होता है। भाषा का संबंध सभ्यता व संस्कृति से होता है। सभ्यता व संस्कृति यानी भाषा जो होता है वो हमारी सभ्यता में भी पाई जाती है। हमारी संस्कृति, कहते हैं ना कि भाई इसकी भाषा तो बिहार टाइप की लग रही है, इसकी भाषा तो तमिल टाइप की लग रही है, इसकी भाषा तो पंजाबी टाइप की लग रही है। तो वो क्या है? वो उसकी सभ्यता, वो संस्कृति के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर देता है। वो कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन वो उसकी बोली के माध्यम से, भाषा के माध्यम से कहीं ना कहीं वो पुट दिखाई देना शुरू कर देता है। किस रूप में?
इस रूप में, क्योंकि उसका संबंध उसकी सभ्यता से होता है, उसकी संस्कृति से होता है, वो वहाँ के लोगों को जानता है, समझता है। पंजाबी पंजाबी वाला बोलता है, तमिल वाला तमिल बोलता है, बंगाली वाला बंगाली बोलता है। ये सारी चीज़ें हैं जो अपने माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। वो सारी चीज़ें किस रूप में होती हैं? भाषा के माध्यम से ही ये चीज़ें चलती हैं। कहा जाता है भाषा गतिशील परिवर्तन होता है। भाषा में गतिशील परिवर्तन होता है। गतिशील परिवर्तन होता है मतलब भाषा किसी की, कहा जाता है ना, बपौती नहीं है। भाषा किसी की बपौती नहीं है। भाषा में समयानुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारे नए शब्द उसमें जुड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम जो बोल दिए वही आखिरी और अनंत तक यही रहेगा, नहीं। इस भाषा का कोई न कोई परिवर्तन रूप कोई न कोई ले लेगा। इसीलिए कहा जाता है भाषा में गतिशील परिवर्तन होता रहता है। भाषा किसी की बपौती नहीं होती है, इसमें किसी न किसी प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि भाषा को हम 3 रूपों में विभाजित कर देते हैं। भाषा को 3 रूपों में कहते हैं। भाषा को हम 3 रूपों में विभाजित करते हैं। 3 रूपों में विभाजित करते हैं। 3 रूप वो कौन कौन से हैं? 3 रूप कौन कौन से हैं? क ख ग। वो तीनों रूप आप बता सकते हैं? पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक, और तीसरा क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक, ये तीनों चीजें हो गई। एक लिखित भाषा हो गई जो आप लिख के अपनी भावनाओं को लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, यानी लिख कर अपनी भावना अभिव्यक्त करते हैं। मौखिक क्या होता है? हम जैसे ओरली आपके सामने अभी बोल रहे हैं, मौखिक रूप से आपके सामने जो बोल रहे हैं, ये हम अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से आपके सामने बोल रहे हैं, यानी हम कहीं लिख नहीं रहे हैं, बस आपको मौखिक रूप से बोल रहे हैं। आप उसको नोट कर रहे हो तो आपका वो लिखित रूप में हो जाएगा। मैं जो यहाँ से अभी बोल रहा हूँ वो मौखिक रूप से हो जाएगा। अब मैं वही मौखिक रूप यहाँ पे लिख दूँ तो वो लिखित रूप में हो जाएगा। तो कहा जाता है जो भी चीज़ें बोल के बस काम किया जाता है, बोल के अभिव्यक्ति की जाती है, यानी बोल कर अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी जो चीज़ हम सिर्फ बोल के करते हैं, मौखिक रूप से करते हैं, यानी उसको हम लिख के नहीं बस बोलते। जैसे नेताजी लोगों का भाषण होता है ना, किस रूप में होता है? विशाल जनसभा में मौखिक रूप से ही तो होता है, तो वो मौखिक। सांकेतिक क्या होता है? बहुत सारे प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, मतलब आप नोट देखते होंगे, ठीक? नोट पे ऐसे 10 बनाया है तो ये 10 का नोट हो गया। 10 के सिक्के पे भी 10 का सिंबल बनाया है तो भी 10 रुपये हो गए। तो मतलब वो क्या है? एक सिंबल दे दिया गया है, उस सिंबल पे अनेक चिन्ह होते हैं। जैसे 2000 के नोट पे अलग पीछे देखिए उसके किस प्रकार का सिंबल दिया है। फिर आप देखिए 100 रुपये के नोट पे, आप 200 के नोट पे। इस तरह से आप देखते हैं कि सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से भी हम विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। किसी को कुछ समझाना होता है तो ये सांकेतिक रूप से, मैंने कहा किसी को यहाँ से हटाना है, मत आओ, तो ऐसे करते हैं इशारा। सांकेतिक रूप से हो गया ना। बुलाते हैं किसी को, बहुत दूर है तो ऐसे सांकेतिक रूप में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये सांकेतिक रूप में काउंट होता है। यानी कह सकते हैं हम कि प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, प्रतीक चिन्हों से अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, ऐसे चिन्हों का हम प्रयोग कर लेते हैं जो एक कोड रूप में कार्य करता है। कहता है ना
कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर आता है, वाइवा लेता है, तो किसी को ए देता है, किसी को बी देता है, किसी को सी देता है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि ए का कितना मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है। तो वो उसका प्रतीक चिन्ह है, वो उसके सिंबल हैं कि वो किसको कितना मार्क कर रहा है। तो वो किस रूप में प्रयोग कर रहा है? सांकेतिक रूप में वो चीज़ें प्रयोग कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो भाषा विकास का जो स्वभाव है, पॉइंट की बात करते हैं। भाषा विकास का स्वभाव मनोवैज्ञानिक रूप में, पॉइंट नोट करते चलिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप में जो भाषा का स्वभाव होता है, भाषा विकास का जो स्वभाव होता है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है, भाषा विकास का जो स्वभाव होता है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है? तो ये होता है सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। यही क्रम कई बार पूछ देता है। यही क्रम जो होता है, आप देखते होंगे एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि ये भाषा विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है। तो आप लिखेंगे भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक रूप से जो क्रम होता है, सबसे पहले सुनना आता है, उसके बाद बोलना आता है, उसके बाद पढ़ना आता है, यानी उसके बाद सबसे लास्ट में लिखना। यानी बालक सबसे पहले आपकी बात सुनता है, आपकी बात सुन लेता है और आप उससे कुछ प्रश्न करते हैं तो वो बोलता है। जब बोलता है तो आप कहते हैं ये चीज़ें आप पढ़ो, तो वो चीज़ें बालक क्या करता है? पढ़ता है। जब वो पढ़ लेता है, लिख लेता है, सुन लेता है, तो आप लास्ट में कहते हैं कि लिखिए भाई, मैं इमला बोल रहा हूँ, आप सुनाई भी आपको दे रहा है, आप बोल भी ले रहे हैं, आप पढ़ भी ले रहे हैं, तो मैं आप शब्दों को बोल रहा हूँ, आप लिखिए। तो यही इसका क्रम होता है। लेकिन अगर मॉन्टेसरी के माध्यम से क्रम पूछ दे, यानी मारिया मॉन्टेसरी जो इंग्लैंड इटली की रहने वाली थी, एक समाज सेविका थी, उनका भी भाषा का एक क्रम है। वो भाषा का क्रम कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक, यहाँ देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। ये तो मनोवैज्ञानिकों को द्वारा सिद्ध है, हर जगह इसी का प्रयोग होता है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने ये पढ़ने की जगह उन्होंने लिखने को प्रथम प्राथमिकता दिया। यानी जो क्रम है ये इसी रूप में क्रम चल रहा है, लेकिन पढ़ना देखिए यहाँ होना चाहिए मनोवैज्ञानिक क्रम में, और लिखना जो है ये यहाँ होना चाहिए मनोवैज्ञानिक क्रम में। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने अपने माध्यम से, जो भाषा का माध्यम है उसके माध्यम से इन्होंने चुना था कि इस तरह से होगा। आप कंफर्म हो लीजिएगा, अगर एग्जाम में मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो ये लिखिएगा। अब मारिया मॉन्टेसरी वाला लिखे तो ये लिखिएगा, जो पढ़ना है इसको लास्ट में करिएगा, लिखना जो है इधर कर लीजिएगा। अंतर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों तो कॉमन है, बस लिखने वाले को मॉन्टेसरी में पहले कर लीजिएगा, पढ़ने वाले को बाद में कर लीजिएगा। यही इसका क्रम होता है। अब कहते हैं भाषा विकास के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाषा विकास के कौन कौन से मुख्य सिद्धांत होते हैं, तो आप उसको आसानी से उत्तर दे सकें। भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत क्या होता है भाई? सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आता है भाषा विकास में? परिपक्वता का सिद्धांत। क्या आता है? परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत क्या होता है भाई? किसी चीज को लेके आप एकदम मैच्योर होते हैं, किसी बात को लेके आप पूरी तरह मैच्योर होते हैं और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि भाषा जितनी भी होती है, भाषा अवयव जितने भी होते हैं, आप उस पर नियंत्रण रखते हैं, उसके स्वरों पे आप नियंत्रण रखते हैं। यानी कह सकते हैं भाषा के अवयवों
अवयवों व स्वरों पर पूर्ण नियंत्रण। यानी परिपक्वता कह सकते हैं कि हम भाषा के अवयवों और स्वरों पर हमको पूर्ण नियंत्रण होता है। क्यों पूर्ण नियंत्रण होता है भाई? क्योंकि हम जिह्वा द्वारा भी अपनी भाषा को बोलते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के द्वारा भी हम अपनी भाषा को बोलते हैं। यानी हम परिपक्व हो चुके हैं कि जान रहे हैं कि कंठ के माध्यम से कौन सी स्वर निकलेंगे, कौन से व्यंजन निकलेंगे, ये हम बता सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, किसके माध्यम से कौन से स्वर चाहे व्यंजन निकल रहे हैं, ये चीज़ें हम बता सकते हैं। किसके माध्यम से? जब हम भाषा पर परिपक्व होंगे। और उसमें कौन से चीज़ें लागू हो रही हैं? परिपक्वता का, यानी भाषा के लिए जब हम परिपक्व होंगे तभी ये चीज़ें बता सकते हैं कि कौन से स्वरों में कौन से कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष्ठ के द्वारा बोला जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं उदाहरण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि और भी चीज़ें होती हैं। तो मतलब इनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम भाषा में परिपक्व हो चुके हैं। अब दूसरा है इसका अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध मतलब टाइअप, किसी के साथ टाइअप। कोई काम करने जाते हैं और किसी के से एग्रीमेंट कराना हो तो उसको क्या कहते हैं? अनुबंध ही तो कहते हैं। किसी से मान लो 10 साल के लिए हमको कोई रूम लीज पे लेना है तो उसके साथ हम 10 साल का अनुबंध करा लेते हैं कि 10 साल तक हमारा ये भाड़ा होगा, चाहे हम आपको ये देंगे, फलाने ठिकाने करके उससे करते हैं। तो अब कहते हैं शैशवावस्था में बच्चों को जानकारी किसी न किसी चीज़ से रहती है, किसी न किसी चीज़ की, जिसको हम मूर्त रूप से जोड़ देते हैं। यानी शैशवावस्था में बच्चों को जो भी जानकारी होती है उसको हम मूर्त रूप से जोड़ देते हैं। मूर्त रूप से क्या करते हैं भाई? मूर्त रूप से जोड़ देते हैं। मतलब जो भी चीज़ें होती है, दिखाई देती हैं, समझी जाती हैं, हम उनको किसी न किसी मूर्त रूप से जोड़ देते हैं। जैसे हम उसके बारे में पहले मार्कर के बारे में हमने बताया कि ये मार्कर होता है, मार्कर ऐसे ऐसे व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, बहुत अच्छे ढंग से लिखता है। व्हाइट बोर्ड से हम मार्कर को आराम से मिटा सकते हैं। ये चीज़ें बताया और हमने वही चीज़ें आपको लिख के दिखा दी, यानी मूर्त रूप में, और मिटा के भी मैंने दिखा दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कर से, अब वही चीज़ें कुछ देर के बाद मैं आपको मिटा के दिखा दे रहा हूँ। यानी बच्चों को जो कुछ भी शब्दों की अभी तक मार्कर के बारे में जानकारी थी, व्हाइट बोर्ड के बारे में जानकारी थी, उसका हम मूर्त रूप में यानी प्रत्यक्ष दर्शन करा देते हैं, प्रत्यक्ष करके दिखा देते हैं, जिससे उनके दिमाग में वो अनुबंध फिट हो जाता है। यानी ये चीज़ें मैंने देखी भी हैं और समझी भी हैं, यानी वो चीज़ें अब सत्य है। तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है भाई? अनुकरण का क्या सिद्धांत होता? अरे भाई सीधा सीधा शैशवावस्था में बालक है तो किसी भी चीज़ों को किस रूप में सीखता है? बाल्यावस्था में भी रहता है तो किस रूप में सीखता है? तो वो अनुकरण के माध्यम से ही तो सीखता है। यानी भाषा जो है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। परिवार में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अच्छी बुरी बहुत सारी भाषाओं को बालक जाने अनजाने में वो सारी चीज़ें सीख लेता है। वो किस रूप में सीख लेता है? अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है वो भाषा को। आप अच्छे भी बोलते हैं, बुरे भी बोलते हैं, जिस प्रकार की आपके परिवार की लैंग्वेज होती है, आपके परिवार की भाषा होती है, बालक क्या करता है? उसी को अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीख लेता है, चाहे जिस रूप में आप अच्छी बातें कह रहे हो चाहे बुरी बातें कह रहे हो। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं, अभी तक तो ये भाषा था,
अब बात करते हैं भाषा के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसको कहते हैं स्वनिम कह सकते हैं, रूपिम कहते हैं। क्या एक लाइन में मैं समझा दूँ बस। प्रश्न पूछे भाषा के भाग, बस भाषा के भाग अगर प्रश्न पूछे कि भाषा के कितने भाग होते हैं तो आप कहेंगे कई होते हैं, जिनमें स्वनिम, स्वनिम, रूपिम, स्वनिम कह सकते हैं। स्वनिम एक एक करके जानते चलते हैं। स्वनिम क्या होता है बताइए। स्वनिम कहते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे, ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो आप कहेंगे स्वनिम ही को कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं, ठीक। और रूपिम, इसका और भी भाषा के प्रकार है रूपिम। रूपिम क्या होता है? रूपिम क्या होता है? शब्द की सबसे छोटी इकाई। अभी भाषा हुई और इसको कहते हैं शब्द। कोई शब्द लिखते हैं ना, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, यानी कह सकते हैं स्वनिम को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। रूपिम शब्द की सबसे छोटी इकाई। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास क्या होता है भाई? वाक्य विन्यास क्या होता है बताइए। भाषा का जो नियम बनता है, व्याकरण वगैरह, जिसके माध्यम से भाषा को शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को, भाषा का नियम को ही हम वाक्य विन्यास कहते हैं। यानी कह सकते हैं भाषा के नियम। भाषा के नियम क्या होते हैं? वाक्य विन्यास होते हैं, ठीक। भाषा के जो नियम होते हैं वाक्य विन्यास। अर्थ विन्यास क्या होता है भाई? अर्थ विन्यास, अर्थ विन्यास क्या होता है? जो वाक्य विन्यास में जो वाक्य होता है ना, उसका सही अर्थ होना चाहिए। यानी भाषा के नियम में जो वाक्य होता है उसका सही अर्थ, उसका सही अर्थ होना चाहिए। यानी सही अर्थ होना चाहिए। यानी एक ये भाषा के भाग हैं। प्रश्न जो पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो आप भाषा के भाग में कह सकते हैं स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। अगर एक एक का अर्थ पूछ दे तो आप बता सकते हैं स्वनिम क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। रूपिम शब्द की सबसे छोटी इकाई। वाक्य विन्यास जो भाषा के जो नियम होते हैं वो वाक्य विन्यास होते हैं। अर्थ विन्यास जो भाषा के नियम के जो वाक्य होते हैं उसका सही जो अर्थ होना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? अर्थ का जो अर्थ विन्यास होता है वो डिसाइड करता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं, अभी तक भाषा की बात हो रही थी, अब बात करते हैं चिंतन की, जो आपका टॉपिक है। अभी तक तो भाषा चल रहा था, अब भाई चिंतन को भी जान लें हम लोग कि चिंतन होता क्या है। चिंतन, ये चिंतन क्या होता है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कहा जाता है विचार करने की आंतरिक प्रक्रिया जो मानसिक रूप से संचालित होती है। जो विचार करने की आंतरिक प्रक्रिया, हम कुछ कार्य मिलता है, कोई समस्या आती है तो हम उस पर विचार करते हैं। विचार कैसे करते हैं? शोर करके करते हैं? नहीं, ऐसे विचार करके, ठाट करके आराम से बिस्तर पर लेटे हैं,
कुछ देख रहे हैं तो कहते हैं ना ध्यान तो आपका इधर है नहीं, क्लास में बैठे बैठे रहते हैं, क्लास में बैठे बैठे गायब हो जाते हैं, बस नज़रें बस वहाँ रहती हैं। तो ये टीचर क्या कहता है, कहाँ ध्यान है? तो वही आप कहीं न कहीं कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ विचार कर रहे होते हैं। शोर करके तो विचार कर नहीं रहे होते हैं, वो विचार क्या होता है, मन के अंदर होता है। और जो मन के अंदर हो आंतरिक प्रक्रिया, उसी को कहा जाता है। जो विचार आप कर रहे थे, अपने कहीं बोल नहीं रहे थे, बस शरीर यहाँ पे है लेकिन मन कहीं और है, तो वो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से कहीं और जुड़ गए हैं। ठीक, तो वही विचार होता है कि जो हम बोलते नहीं हैं और कुछ सोचते हैं, समझते हैं, अपने आप से ही प्रश्न करते हैं, अपने आप से ही उत्तर देते हैं और बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि इसका कारण क्या होगा, इसका निवारण क्या होगा। कारण और निवारण दोनों को आप सोचते रहते हैं। तो वही विचार करने की इसकी आंतरिक प्रक्रिया होती है, जो मानसिक रूप से किससे सोचते हैं, मानसिक रूप से दिमाग से सोचते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कैसे चीज़ हैं, इसको कैसे रखी जाती। इसीलिए कहा जाता है चिंतन का संबंध संज्ञानात्मक से होता है। कहा जाता है चिंतन का संबंध संज्ञानात्मक से होता है। जो चिंतन है उसका संबंध किससे होता है, संज्ञान। आप कल के टॉपिक में क्या पढ़े थे, संज्ञान पढ़े थे ना, तो वही संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। यानी चिंतन जब सोचते विचारते हैं तो उसमें संज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम किसी चीज़ के बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो वही कहा जा रहा है चिंतन का संबंध संज्ञानात्मक प्रक्रिया से होती है। सीटेट के आप जितने भी प्रश्न देखते होंगे, एक वन लाइनर भी प्रश्न उसमें पूछता है, ऑब्जेक्टिव देता है, तो कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको सब सही लगेंगे। तो ये जितने भी मैं लाइनें लिख रहा हूँ, आपके सीटेट में वो लाइनें कहीं ना कहीं उस प्रश्न के साथ जोड़ के दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक एक चीज़ वो जानते रहेंगे, क्लियर आपको रहेगा। ठीक, अब कहते हैं कि जो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो क्या क्या आता है। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया के मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो आप बताइए भाई। दिमाग कसरत करता है ना, तो कसरत किनके माध्यम से करता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, क्या ताकत होती है कि किसके माध्यम से सारे कार्य करता है, जो मानसिक प्रक्रिया संचालित होती है। तो इसको कहते हैं अनुमान लगाना, यानी अनुमान करना। अनुमान करना, भाई तर्क भी करते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो तर्क भी करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, तर्क कर लिए, हाँ, कुछ कल्पना करते हैं तो कह सकते हैं कल्पना भी करते हैं, हाँ कल्पना। और क्या करते हैं, निर्णय भी लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो ठीक है निर्णय भी ले लिए आप, निर्णय लेना। और क्या करते हैं, निर्णय लेने के बाद क्या सही है क्या गलत, उसके बाद समस्या समाधान करते हैं। समस्या समाधान, निर्णय लेने के बाद क्या होता है, उस समस्या का समाधान होता है। और जब हम सब चीज़ों का चिंतन कर रहे होते हैं, इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो बहुत सारे रचनात्मक विचार, यानी कह सकते हैं रचनात्मक विचार। रचनात्मक विचार क्या आते हैं हमारे दिमाग में, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको कितना लिखा जाए, लेकिन जो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो आप कार्य करते हैं, वो अनुमान करते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, निर्णय लेते हैं, समस्या समाधान करते हैं, रचनात्मक विचार भी आपके दिमाग के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि जो चिंतन का आरंभ होता है वो किससे होता है, तो बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के द्वारा भी चिंतन का आरंभ समस्या से होता है, समस्या से होता है। अगर आप कोई समस्या ना आए तो आप कभी चिंतन करेंगे,
खाना मिल रहा है रोक खा ले रहे हैं, खाना मिल रहा है खा ले रहे हैं, लेकिन एक दिन खाना न मिले तो आप सोचेंगे ना कि भाई काहे आज खाना नहीं मिला, चिंतन करेंगे कि नहीं। फिर अगले दिन भी भूखे रह जाएं तो चिंतन करेंगे ना कि पता 2 दिन हो गया भोजन नहीं मिला। लेकिन जब तक आपको आराम से भोजन मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, खाते चले जा रहे हैं, आप विचार ही नहीं कर रहे हैं कि भोजन कहाँ से आ रहा है, कितने मेहनत हो रही है, तब जाके भोजन, इस पर कोई आपका दिमाग काम नहीं कर। लेकिन भोजन जिस दिन बंद हो जाए उस दिन आप क्या करेंगे, वो आपके लिए समस्या होगी और उस पर आप चिंतन करेंगे कि हमको भोजन करना है तो कैसे किया जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन का आरंभ समस्या से होती है। ये चीज़ें देखते रहिएगा, सीटेट में लाइनें कहीं न कहीं ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब कहते हैं कि समस्या के जो एक टॉपिक है, एक प्रश्न होता है, वो किस रूप में होता है, तो इसी रूप में होता है। सबसे पहले समस्या एक लाइन दे देगी और उसके बाद समस्या के बाद क्या चीज़ें आती हैं, चिंतन। समस्या आएगी तो हम चिंतन शुरू करेंगे, यानी चिंतन शुरू करेंगे। फिर चिंतन होने के बाद क्या होगा, समाधान, यानी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का क्या होगा, समाधान, यानी सबसे पहले हमारे समस्या आई, समस्या के लिए हम चिंतन करते हैं और चिंतन जब हम करते हैं तो उस समस्या का जरूर कोई ना कोई हल होता है। ऐसी कोई ब्रह्मांड में समस्या ही नहीं है जिसका हल नहीं होता है। हल जरूर होता है, लेकिन शायद आपके पास न पहुंच पाए हल तो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ समस्या का हल कहीं न कहीं मौजूद है। आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपकी समस्या को हल कर दे। तो यही ये समस्या है, चिंतन उस पर करेंगे, विचार करेंगे कि कोई रोग है यहाँ नहीं भारत में ठीक हो रहा पाया तो अमेरिका में लोग बताएंगे कि अमेरिका में हाँ एक जगह है ऐसे होता है। तो चिंतन किए, अमेरिका पहुँचे, वहाँ पे आपका इलाज हुआ और उस समस्या से जो भी बीमारी रहे उससे आपका इलाज हुआ और आप ठीक हो गए। ठीक, तो कहा जाता है ये चीज़ें। अब बात करते हैं चिंतन की, हो गए। अब एनसीईआरटी द्वारा चिंतन के कुछ प्रकार बताए गए हैं। एनसीईआरटी द्वारा अगर प्रश्न पूछे एनसीईआरटी के द्वारा चिंतन के प्रकार, एनसीईआरटी के द्वारा चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हाँ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। स्वली चिंतन, स्वली चिंतन, प्रश्न शब्दावली देखते रहिएगा। स्वली चिंतन, यथार्थ चिंतन, यथार्थ चिंतन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ये स्वली चिंतन चिंतन है, ठीक, स्वली चिंतन और दूसरा यथार्थ चिंतन। स्वली चिंतन क्या होता है, यथार्थ चिंतन। तो पहले यथार्थ चिंतन के भी कई पार्ट होते हैं, यानी कह सकते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, क ख ग, यानी 3 हैं। एक है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, और तीसरा है आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन। ये 3 प्रकार के यथार्थ चिंतन के अंतर्गत आते हैं। पहला है चिंतन के 2 प्रकार होते हैं, स्वली चिंतन, यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन के अंतर्गत 3 आते हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक। स्वली चिंतन, सबसे पहले स्वली चिंतन होता क्या है। आप एग्जाम में ये वर्ड आपको दिया है, कई बार सीटेट का एग्जाम उठा के देख लिए, उसमें पूछा है कि स्वली का अर्थ क्या होता है, स्वली के कार्य क्या होते हैं, ये चीज़ें पूछा है। तो आप उसके अर्थ जब जान ही नहीं पा रहे हैं, बस स्वली देख रहे हैं, स्वली का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, ये चीज़ें जान ली। तो स्वली का अर्थ होता है दिवा स्वप्न देखना, कहा जाता है दिवा स्वप्न देखना। दिवा स्वप्न क्या होता है भाई, दिन में ही आप सपना देखते हैं, खड़े खड़े ही राजा बन जाते हैं, खड़े खड़े ही रंक बन जाते हैं, कहते हैं ना दिन में ही सपने देख रहे हो का, यानी झूठी कल्पना करना, कह सकते हैं झूठी कल्पना करना, झूठी कल्पना करना। यानी कभी आप राजा बन जा रहे हो, कभी
संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बन जा रहे हो, कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जा रहे हो, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जा रहे हो। ये झूठी कल्पना कर रहे हो कि हम इनसे श्रेष्ठ दिखेंगे, हम इतने पैसे वाले हो जाएंगे, हम इतने अमीर हो जाएंगे, हम इतने स्मार्ट दिखेंगे। इस तरह की कोरी कल्पना जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसी को कहा जाता है स्वली चिंतन। जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, बैठे बैठे आप राजा बन रहे हो, रंक बन रहे हो, दासियाँ घूम रही हैं, नौकर चाकर घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, उसी को स्वली चिंतन कहते हैं। जैसे दिन में खड़े खड़े सपना देख लेते हैं, कहते हैं ये हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद ये हमारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फलाने ढिकाने तमाम तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। तो ये थी स्वली चिंतन। अब यथार्थ चिंतन के जो 3 पार्ट होते हैं, उन 3 पार्टों में सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन कहते हैं तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तथ्यों के आधार पर भाई निष्कर्ष निकालते, जो आपको तथ्य दिए गए, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, उसको सोच विचार के आप अर्थ निकालते हैं। जैसे इस तरह के जो विद्यार्थी होते हैं अभिसारी चिंतन के अंतर्गत, वो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये चीज़ें पढ़ के, देख के बहुत जल्दी मूर्त रूप से ही सीखते हैं। विचार करना कम पसंद करते हैं। ये कह रहे हैं ना तथ्यों के आधार पर, यानी इनको गणित का कोई ना कोई सूत्र याद है, वो कोई भी सवाल लगा देंगे। गणित का अगर बहुत सारे इनको सूत्र याद रहते हैं और उसके माध्यम से ये सवाल लगा देते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई सवाल इनके पास क्वेश्चन चला है तो ये उस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो पढ़ के रट के वो चीज़ें इनको याद हो गई हैं, वो उसके अलावा इनको अदर नहीं आता है। वो जो चीज़ें हैं उसी के बारे में वो चीज़ें जानते हैं, इसीलिए ये प्रतिभाशाली होते हैं। कि यानी आप किताब आपको याद करने में देरी लगती होगी ना, ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, जो ये किताबों को हुबहू पेज सहित याद कर लेते हैं कि कौन से पेज पे कौन सी लाइन में कौन सी बात कही गई है। ये कौन से विद्यार्थी होते हैं? प्रतिभाशाली। इसीलिए कहा जाता है कि ये तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, यानी गणित का जो सूत्र उनको पता है उसी के आधार पर ये सवाल को, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उसके अलावा ये कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये कहते हैं ना बंद सोच वाली होते हैं, यानी बंद सोच। प्रश्न आपसे पूछे कि बंद सोच वाले विद्यार्थी कौन होते हैं, तो आप कहेंगे अभिसारी चिंतन वाले जो विद्यार्थी होते हैं, बंद सोच, इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, इनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। बहुत ये रूढ़िवादी नहीं होते हैं, ये बहुत सारे लोगों से मिलते नहीं, ये बहुत सारी सामाजिकता इनके अंतर्गत नहीं पाई जाती, ये बहुत व्यवहारिक नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ बंद सोच रहती है इनकी कि अपने से बस मतलब होता है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ये अभिसारी चिंतन वाले होते हैं। इनको कहा जाता है दूसरा जो है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? इसके अंतर्गत सृजनात्मक बालक आते हैं। इनके अंतर्गत, अपसारी के अंतर्गत सृजनात्मक बालक आते हैं। सृजनात्मक क्यों? क्योंकि ये कोई न कोई नए कार्य, नए विचार, नए संपर्क स्थापित कर देते हैं। ये मार्कर है ना, इसका निर्माण हुआ तो इसको सोचेंगे और कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। ये कौन विद्यार्थी करेंगे? ये सृजनात्मक यानी अपसारी चिंतन वाले बालक करेंगे। इस पेन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पेन को बेहतर बनाने के लिए वो सोचेंगे, विचार करेंगे क्या किया जाए कि ये पेन और बेहतर से बेहतर ढंग से कार्य करे। ये कौन होंगे? अपसारी चिंतन वाले। इसीलिए कहा जाता है ये बंद सोच वाले थे अभिसारी, और अपसारी चिंतन वाले खुली सोच वाले। खुली सोच, प्रश्न पूछे कि खुली सोच वाले कौन से बालक होते हैं, तो आप कहेंगे अपसारी चिंतन वाले खुली सोच वाले होते हैं, अभिसारी चिंतन वाले
बंद सोचवा लेते हैं। इसमें क्रिएटिविटी, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है सृजनात्मकता, उसके अंतर्गत देखेंगे तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में आपको विशेष रूप से उसमें लेक्चर दिया गया है। उसमें विशेष रूप से मैंने बताया कि क्या अपसारी चिंतन होता है, क्या अभिसारी चिंतन होता है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत होते हैं और खिली सोच, यानी इनमें व्यवहारिकता पाई जाती है, इनमें नैतिकता पाई जाती है, इनमें सामाजिकता पाई जाती है, इनमें आचरण अच्छा पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे गुणों से ये परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए इनको अपसारी चिंतन। आलोचनात्मक कहा जाता है, गुण दोषों की व्याख्या करते हैं, गुण दोषों की व्याख्या। गुण दोषों की व्याख्या क्या भाई, कि क्या इसके अंदर गुण हैं, क्या इसके अंदर दोष है। ये नहीं कि बस दोषों की जो गणना करता है उसी को आलोचनात्मक कहते हैं, नहीं। आलोचना तब सही मानी जाती है कि जब आप उसके गुणों को भी बताएं और दोषों को भी बताएं। गुण के बारे में बताएं कि ये गुण आपके अंदर है, आप ये बेहतर ढंग से करोगे, और जो दोष है कि आप ऐसे कार्य करोगे, ये आपके दोष दूर हो जाएंगे। टीचिंग के लिए आप लोग गए होंगे, टीचिंग में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो टीचर, पर्यवेक्षक टीचर होता है वो चीज़ें बताता है कि कहाँ ब्लैक बोर्ड पर कैसे खड़े होने हैं, कैसे समझाया जाए, कैसे आप लिखेंगे, कब बोलना है, कब प्रस्तावना के प्रश्न होंगे, कब बोध के प्रश्न होंगे। ये सारी चीज़ें आपके गुण दोषों को बताता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा ये बेहतर करिए, आपकी स्किल और बेहतर हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए, आप और बेहतर हो जाएंगे। तो गुण भी बताएगा और दोष की भी जो व्याख्या करेगा वो आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी आपके भाषा और चिंतन के अंतर्गत कि क्या क्या चीज़ें आपके अंतर्गत चल रही हैं। भाषा चिंतन के दो प्रकार हुए, स्वलित चिंतन, यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन के कितने पार्ट होते हैं, तो तीन होते हैं, अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक। तो ये चीज़ें थी आज भाषा और चिंतन के अंतर्गत। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और एडमिट कार्ड कब जारी होगा, जिसका एग्जाम पहले होता है उसका पहले जारी होगा, और जिसका एग्जाम बाद में होता है उसका बाद में जारी होगा। सारे लोगों का एडमिट कार्ड एक साथ जारी नहीं होता है, जैसे जैसे जिसका एग्जाम आता जाता है उसका एडमिट कार्ड जारी होता चला जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और ज़्यादा मेहनत करके पढ़िए, जिससे आपका इस बार आपको पेपर दे के पास हो जाएं, फिर आपको सी-टेट वाली टेंशन ना रहे कि सी-टेट पास करना है। तो इसके लिए हमारी क्लास से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए, जिससे वो भी लोग भी सी-टेट पास कर जाएं। धन्यवाद।